नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अजीत और वक्त हो गया सबसे बड़ा मुद्दा का। आज यूपी में 30,000 से ज्यादा नए केस आए हैं, जिनमें 290 की मौत हुई है और साथ ही आज से शुरू हुई है पंचायत चुनाव की मतगणना। ये चुनाव वही चुनाव है जिसको लेकर कई बार सवाल उठ चुके हैं। क्या कोरोना के ऐसे खौफनाक माहौल में चुनाव करना सही था? खैर, कोरोना को साइड रखा गया और चुनाव को आगे ले जाया गया। इसके बाद मतगणना को टालने की भी कई बार मांग उठी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में यह मांग खारिज हो गई, क्योंकि सरकार ने भरोसा दिलाया था कि कोविड गाइडलाइन के हिसाब से ही मतगणना होगी, ताकि मतगणना भी हो जाए और कोरोना भी ना फैल सके। लेकिन आज की तस्वीर फिर से निराश करने वाली है, क्योंकि जो तस्वीरें आई हैं उसमें यह साफ साफ दिख रहा है, अधिकतर मतगणना स्थलों पर कोविड नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई गई और प्रशासन धज्जियां उड़ाते हुए लोगों को रोकने में नाकाम साबित रहा, नाकाम हो गया, उन्हें रोक नहीं पाया। यानी कि चुनाव एक बार फिर से जान पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है और महामारी को बढ़ा रहा है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे कि क्या चुनाव या मतगणना आज की तारीख में इतना जरूरी था कि कोरोना संक्रमण को भी ताक पर रख दिया गया। और भी कई अहम सवाल हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। आइए तस्वीरें दिखाते हैं। पहले आप इन 3 तस्वीरें जो आई हैं उनको देख लीजिए, उसके बाद अंदाजा लग जाएगा, हमें कुछ बताने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि हो क्या रहा है। ये 3 तस्वीरें आपके सामने देखिए। सीतापुर, रामपुर, मेरठ। कोरोना महामारी के बीच पंचायत चुनाव की मतगणना शुरू हुई। रामपुर में मतगणना स्थल के बाहर भीड़ उमड़ पड़ी और कोविड नियमों की धज्जियां उड़ गईं। भीड़ इतनी बेकाबू हो गई कि पुलिस को अपनी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा और शाहबाद और रामपुर मंडी के बाहर पुलिस ने अवैध तरीके से जमा भीड़ को जैसे तैसे खदेड़ा। वहीं सुल्तानपुर में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां कोविड-19 की गाइडलाइन का उल्लंघन कर ग्रामीणों पर खुड़वार पुलिस ने बल प्रयोग किया और भीड़ को तितर-बितर किया। मेरठ में भी मतगणना केंद्र के बाहर जुटी भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। तो ये स्थिति आपके सामने है। अब अंदाजा लगाइए कि आखिर आने वाले में क्या होने वाला है। कुछ और तस्वीरें आई हैं जो दोपहर की हैं और ये अलग अलग तस्वीरें हैं, 5 तस्वीरें। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना की तस्वीरें हैं। दोपहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां कड़ी सुरक्षा और सीसीटीवी की निगरानी में वोटों की गिनती हो रही है। कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए, मगर ज्यादातर मतगणना केंद्रों पर भारी भीड़ थी। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर मैनपुरी, लखनऊ और उन्नाव के मतगणना केंद्रों की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां हर जगह प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ी, पुलिस मूक दर्शक बनी रही, जिला प्रशासन की व्यवस्था फेल नजर आ रही। और यही वजह है कि हम ये कह रहे हैं कि आज पूरी तरीके से नाकाम रहा प्रशासन कोविड गाइडलाइन की पालन कराने में। कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं और इन तस्वीरों को देखने के बाद भी आप अंदाजा लगाइए। अब देखिए, बागपत, रामपुर और फिरोजाबाद की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए किस कदर बवाल चल रहा है और किस कदर लोगों को हटाया गया। वजह यही थी कि लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा हो गई, लोग समझाने पर भी नहीं मान रहे थे। समर्थकों की मनमानी को देखते हुए पुलिस को सख्ती दिखानी पड़ी। बागपत में मतगणना स्थल पर 2 प्रत्याशियों के एजेंटों में मारपीट हो गई। इसके बाद पुलिस ने दोनों पर लाठीबाजी, एजेंटों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। रामपुर में मतगणना स्थल के बाहर भीड़ बेकाबू हो गई। इसके बाद पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। शाहबाद और रामपुर मंडी के बाहर का ये मामला। फिरोजाबाद थाना जसराना क्षेत्र में भी पंचायत चुनाव की मतगणना के दौरान प्रत्याशियों के समर्थकों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस के समझाने के बाद भी समर्थक नहीं मान रहे थे। सख्त कोरोना गाइडलाइन के बीच पंचायत चुनाव की मतगणना का काम जारी है, लेकिन कई जगहों पर कोरोना के दिशा निर्देशों का लोगों ने जमकर उल्लंघन किया। हाथरस में कोविड नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया गया। काउंटिंग सेंटर के बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई, जिससे तितर बितर करने के लिए पुलिस को आगे आना पड़ा। पुलिस ने भीड़ पर जमकर लाठीचार्ज किया और भीड़ को भगाया। कानपुर देहात के रामस्वरूप ग्राम उद्योग इंटर कॉलेज पुखराया में कुछ ऐसे ही नजारा देखने को मिला। भोगनीपुर विधायक विनोद कटियार अपने दलबल के साथ मतगणना स्थल पर पहुंच गए। मतगणना स्थल पर सत्ता पक्ष के विधायक के पहुंचते ही हड़कंप मच गया और ये पूरा बवाल फिर सामने आया। लेकिन लोग नहीं माने यार, जिसकी उम्मीद की जा रही थी। और इसी पर बात करने के मेरे साथ डॉक्टर पीके अग्रवाल साहब जुड़ गए। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं और कई जगह कई जिलों में उन्होंने चुनाव भी कराया होगा। डॉक्टर आशीष मेरे साथ जुड़ गए।
होम्योपैथी के जाने माने डॉक्टर हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। साथ ही मेरे सहयोगी दीपक श्रीवास्तव गोरखपुर से और हमारे संवाददाता विनीत दुबे आगरा से जुड़ रहे हैं। पहला सवाल डॉक्टर पीके अग्रवाल साहब आपसे, ये क्या हो रहा है सर? चुनाव आयोग ने जब ये भरोसा दिया था माननीय अदालत में कि कोविड गाइडलाइन की पालन का उल्लंघन नहीं होगा, उसका पालन किया जाएगा, फिर ये तस्वीर क्यों देखने को मिली सर? देखिए आयोग यदि जगह जगह वीडियोग्राफी कर देता, जगह जगह वो लगा देता, बोर्ड लगा देता, तो लोग बाहर देखते, वहाँ तक आते नहीं। और एमएलए को तो काउंटिंग वहाँ तक जाने की कोई बात ही नहीं है। एमएलए अगर जाते हैं तो उन पर कार्रवाई होना चाहिए। इसके अलावा सबसे अच्छा उपाय अभी जो है प्रशासन के हाथ में है, जो कैंडिडेट विजय जुलूस निकालते हैं उनको प्रमाण पत्र जीतने का नहीं मिलना चाहिए। अरे सर, विजय जुलूस का तो छोड़िए, घंटे अभी है, मतगणना केंद्रों पर एक नया जुलूस निकल गया कर दी जाए, और आज दिन भर यही होता रहा। नहीं, विजय जुलूस, और चुनाव आयोग पता नहीं सो रहा था कि क्या कर रहा था, ये समझ में नहीं आया सर। नहीं, आप सही कह रहे, तो नहीं, ये तो बहुत गलत है। उच्चतम न्यायालय में उन्होंने एश्योरेंस दिया कि हम इसका पालन करेंगे, जैसा कि मद्रास हाई कोर्ट ने जो कहा कि इन अधिकारियों पे मौत की सज़ा होना चाहिए, मौत का इल्ज़ाम लगना चाहिए। इसके बाद आज चुनाव आयोग ने, जो निर्वाचन आयोग ने, अपनी सफाई दी। ऐसा ही राज्य चुनाव आयोग से मैं बार बार कहता हूँ कि इनको स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस करना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को अगर कोई नहीं करता है तो उन पर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि इन अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती है। प्रजातंत्र में क्या है, प्रजातंत्र ने आपको वोट दे दिया, लेकिन प्रजातंत्र में जनता ने ये भी अधिकार दिया है कि अगर मैं गलत करती हूँ तो आप मुझे पनिश करिए, ये उनका अधिकार है। तो पता नहीं, उड़ीसा जैसे राज्य में 5 करोड़ फाइन रियलाइज हुआ और 21 दिन का लॉकडाउन हो गया, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में मुझे संदेह है कि 5 करोड़ फाइन भी चलिए सर लगा पाए लोग। नहीं लॉकडाउन तो लगाए, हमें ये जो कम से कम यही पालन करवा लेते जो माननीय सुप्रीम कोर्ट को बता के आप आए थे। शासन है, यही बता देते कम से कम कि मतगणना स्थल पर भीड़ नहीं जुटेगी, ये नहीं होगा। डॉक्टर आशीष, मैं अपने दोनों सहयोगियों के पास जाना चाह रहा था, लेकिन एक बार आपके पास आना चाहता हूं। उससे पहले, आप तो उत्तर प्रदेश से आते हैं डॉक्टर आशीष, और चुनाव में दिलचस्पी भी रखते हैं, लेकिन वो सवाल नहीं करूंगा आपसे जी। आपसे सवाल ये करूंगा कि ये जो तस्वीर दिख रही है सर, जब बार बार आप बैठ करके यहीं पर सचेत करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, पैनिक मत होइए, मास्क लगाइए, आज तो बहुत सारे लोग बिना मास्क के दिख रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग क्या होता है ये तो पता ही नहीं सर, आगे क्या होगा बताइए जरा। जी सर, मुझे लगता है गलती दोनों तरफ से है। अगर मैं एक छोटा सा एनालिसिस दूं, हमारा जो कोविड का ग्राफ कर्व है, जितने लोग इन्फेक्ट हो रहे थे, अगर आप जनवरी में देखो तो वो फॉल होने लगा था। जैसे जैसे फेब या मिड फेब आने लगा, ये कर्व में वापस से चेंजेस आने लगे। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न था जो म्यूटेशन हुआ है। और ये ध्यान रखिएगा कि जो म्यूटेशन स्टार्ट हुआ था वो नॉन इलेक्शन स्टेट से स्टार्ट हुआ था, महाराष्ट्र से स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे उस टाइम पे कोई इलेक्शंस नहीं थे। जैसे जैसे समय निकलता चला गया, इलेक्शन वाले स्टेट्स ने इसमें बहुत जो, अगर मैं उसमें ये कहूँ कि उनको एक एज एन इलेक्ट्रोलाइट काम करा है कि उन्होंने उसको और रैपिड कर दिया जी। तो जो चीज़ें हुई हैं, जो गलतियां हुई हैं, वो हमको स्वीकारना पड़ेगा और आगे इसी तरह से प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे। हमें समझना पड़ेगा कि वायरस बहुत डेडली है। अगर हम गाइडेड प्रोटोकॉल्स को नहीं फॉलो करेंगे तो हमारे लिए आगे आने वाला समय, आज जिस भी स्टेज पर है जहाँ पे हमको वापस ये सोचना पड़ रहा है कि लॉकडाउन लगाएं ना लगाएं, लॉकडाउन किस तरह से लगें, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी गलतियों की वजह से हुआ है। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी या उस पर ब्लेम डालने की मुझे नहीं लगता कि कोई ज़रूरत है। हमें अपनी भी समझ से कुछ चीज़ें करनी चाहिए, हमें अपना भी थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। लोग कहीं ना कहीं इसका मजाक उड़ाते थे कि कोविड हमें दिखता नहीं। बहुत सारे ऐसे इंटरव्यू थे जहाँ पे लोग मजाक उड़ाते थे कि हमको कोविड क्या होता है हमें तो मालूम नहीं, हम मास्क नहीं पहनेंगे। ये उन सब चीज़ों के नतीजे हैं कि हमको वापस उस तरह के इलेक्शन स्टेट्स में और जो नॉन इलेक्शन स्टेट में, दोनों में राइज है इस टाइम पर। चलिए सर, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। मेरे सहयोगी दीपक श्रीवास्तव गोरखपुर से बने हुए हैं। दीपक, क्यों नहीं पालन हुआ? इन्होंने तो जाके कहा था सुप्रीम कोर्ट में पूरी तरह से पालन कराएंगे, क्यों नहीं हो पाया आज? जी देखिए, सबसे बड़ी अगर गलती कहें तो जिला प्रशासन की और पुलिस प्रशासन की गलती यहाँ पे है। तमाम केंद्रों पे जहाँ पे आज इलेक्शन के काउंटिंग हो रहे हैं, वहाँ पे सीधे तौर पे गाइडलाइन थी कि जो प्रत्याशी और उनके समर्थक या उनके जो एजेंट हैं वो अगर काउंटिंग सेंटर पर जाएंगी तो उनका टेस्ट होगा।
उनको एंटीजन टेस्ट का जो रिपोर्ट है वो लेके जाना पड़ेगा, लेकिन कहीं पे कोई चेकिंग नहीं थी। तमाम जगहों पे हम गए, वहाँ पे ये देखने को मिला कि तमाम ऐसे लोग थे जो सुबह पैरासीटामॉल खा करके और सेंटर पे पहुँचे तो उनका जो थर्मल स्क्रीनिंग हुआ तो उसमें निगेटिव मिला। सेंटर पे गए, पॉजिटिव है या नहीं है ये पता नहीं चल पाया। साथ ही लगभग 25,000 से अधिक ऐसे प्रत्याशी हैं जो, अगर हम ग्राम प्रधान से लेकर के और जिला पंचायत सदस्य की अगर बात करें तो वो आज 20 केंद्रों पे गोरखपुर में जहाँ पे आज काउंटिंग हो रही है वहाँ पे पहुँचे थे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे ये देखने को मिली, कोई चेक करने वाला नहीं था। पुलिस प्रशासन के जो लोग थे वो किनारे बैठे हुए थे। जिला प्रशासन के जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी थी, जो आरओ थे, वो किनारे बैठे हुए थे। तो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है ये कोई जांचने वाला नहीं था। और तमाम केंद्रों पे भीड़ इतनी अधिक थी कि हमें भी स्टूड करने में काफ़ी दिक्कत महसूस हुई। लगातार जो केंद्र सरकार ने, प्रदेश सरकार ने, जिला प्रशासन ने गाइडलाइन दिया था, कहीं पर किसी गाइडलाइन का कोई पालन होता हुआ दिखाई नहीं दिया जी। और यही वजह है कि तमाम जो लोग हैं जो आज मतगणना के लिए पहुंचे हुए थे, मैक्सिमम उसमें लोग थे ये कह भी रहे थे हमारे साथ में जो खड़ा है व्यक्ति वो पॉजिटिव है निगेटिव हमको नहीं पता है जी। और यही वजह है कि जो संक्रमण का दर है गोरखपुर में लगातार बढ़ता जा रहा है। सारे गाइडलाइन क्या मुख्यमंत्री और तमाम जो प्रदेश सरकार के लोग हैं जो निर्देश दे रहे थे उसका पूरी तरह से उल्लंघन देखने को मिला गोरखपुर में जी। और इसी वजह से अगर हम कहें तो आज से 2 से 3 दिन बाद इसका जो असर है वो देखने को मिलेगा जी। और रिजल्ट जो भी आए, लेकिन तमाम लोग इसकी वजह से पॉजिटिव हो सकते हैं और इसके पीछे सबसे बड़ी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की थी जो रोकने में पूरी तरह से नाकामयाब हुई रंजीत। और यही वजह है कि सबसे जो लोग हैं जो आज केंद्रों पे पहुंचे हुए थे वो आज इसकी वजह से काफ़ी दिक्कत महसूस कर रहे थे जी। चाहे पुलिस के लोग हों जो आज केंद्रों पे बैठे हुए थे, कोई जांच नहीं थी, कोई थर्मल स्क्रीनिंग नहीं थी, कोई किसी का RT-PCR और एंटीजन टेस्ट कोई कहीं पे कोई देखने को तैयार नहीं था। मैं लौट रहा हूं जो आ रहे आपके थे पास सीधे और केंद्र पे जा रहे थे, ये लापरवाही प्रत्याशियों देखी को गई। समर्थन लेकिन बाहर आराम जैसा से कि घूम डॉक्टर रहे थे। आशीष ने कहा कहीं पे था कुछ नहीं था। कि खुद की भी तो जिम्मेदारी थी ना, खुद की भी जिम्मेदारी थी कि क्यों अपने आप को वहां झोंक रहे हैं जहां खतरा हो सकता था। डॉक्टर अजय पवार मेरे साथ जुड़ गए हैं, जाने माने फिजिशियन है, वरिष्ठ चिकित्सक है। डॉक्टर अजय पवार साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, जो आज भीड़ जुटी तमाम मतगणना स्थलों पर और इस भीड़ में लोग एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए नजर आए, इसका क्या परिणाम होगा आने वाले वक्त में अगर 2-4 पॉजिटिव यहाँ पर होंगे तो? देखिए, ये मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। जो आपने अभी भी कहा कि ये सरकार प्रशासन की जिम्मेवारी थी, लेकिन कुछ असहमत हूँ, कुछ हमारी भी तो जिम्मेवारी है जी। देखिए, एवरेज ये देखा गया है, एक कोरोना अगर कोई पेशेंट हो, एवरेज वो 40 लोगों को कोरोना फैलाता है। आप ये समझिए, एक ने 40 को फैलाया, उन 40 ने आगे कितनों को फैलाया होगा और ऐसे एक चेन बनती चली जाती है। तो आप हर चीज में हमें ये नहीं सोचना चाहिए प्रशासन या सरकार की जिम्मेदारी, कुछ हमारी भी जिम्मेवारी है। हम लोग इतने बेवकूफ नहीं है कि जो इन सब चीजों को नहीं समझते। जानकर भी अनजान बनना गलत बात है। आप लोग कितना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आप लोग कितनी उसको जागरूकता जगा रहे हैं, क्या कितने लोग इसको जान पा रहे हैं कि हमें ये नहीं करना चाहिए? क्या चुनाव आयोग या प्रशासन का हर एक आदमी हर जगह थोड़ी बैठा है? ये तो हमारी भी जिम्मेवारी है, हमें समझना चाहिए। जी सर, इन लोगों को समझना चाहिए लेकिन ये लोग नहीं समझ रहे हैं और दूसरी तरफ प्रशासन को कई जगह लाठीचार्ज करना पड़ा और इनकी गलतियों का नतीजा क्या होगा सर? आपने एक मल्टीप्लाई करके बताया कि क्या हो सकता है, 1 से 40 फिर 40 कितना कर सकता है। और आज की जो स्थिति है, जब संसाधन कम पड़ गए हैं, ऐसी स्थिति में भी लापरवाही, ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे सर? क्या कह सकते हैं? देखिए, मैं एक डॉक्टर हूँ, अस्पताल में भी काम करता हूँ। सच बात है कि मुझे भी डर है कि बाई चांस मुझे कोरोना हो गया, इस स्थिति में पहुंच गया, क्या मुझे अस्पताल में बेड मिलेगा? क्योंकि वास्तव में अस्पताल में बेड की ये आर्टिफिशियल क्रिएशन या इसमें कुछ काला, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ प्रशासन, ये सब कुछ, सब लोग अपना काम कर रहे हैं, पर बेड्स नहीं है, बेड्स नहीं है। मेरे पास इतने फोन आते हैं, बेड दिला दीजिए। सबको मैं हाथ जोड़ के ये कहता हूँ, ये तो हमको इंडिविजुअल को सबको समझना है कि हमको अंदर अपने घरों में बंद होना है, बाहर नहीं निकलना। जो शादियां ये सब चीजें चल रही, इन पर रोक पूरी तरह खुद को लगानी है। सरकार हर जगह नहीं बैठी, प्रशासनिक फेलियर हो जाता है ऐसी स्थिति में। पैंडेमिक इसी को तो बोलते हैं। जी चलिए, लौट रहा हूं सर आपके पास। विनीत दुबे मेरे साथ, मेरे सहयोगी आगरा से बने हुए हैं। विनीत, ये तो वादा था जिला प्रशासन का, चुनाव आयोग का, कि भीड़ नहीं जुटेगी, कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करेंगे,
फिर जब आज चूक हुई तो अधिकारियों ने इस पर क्या कहा, क्यों हुई चूक ये? देखिए अजीत, सबसे बड़ी बात यह है कि आगरा की स्थिति लगातार आप देख रहे हैं और लगातार न्यूज एजेंसी इस बात को दिखा भी रहा है कि कैसे भयावह स्थिति सामने आ रही है। आंकड़े बढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, तमाम तरीके की समस्याओं से जूझ रहा है। और अब इस बात को देखा गया कि ये तस्वीरें इस बात को बयां करती है कि किस तरीके से प्रशासन जो है वो खुद कोरोना संक्रमित इस समय लोगों को करने में जुटा हुआ है। अब इस समय जैसा कि हमारे गेस्ट अभी कह रहे थे कि गलतियां अभी हुई हैं और गलतियों को सुधारना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से गलतियां ना अब करने का समय है ना अब सुधारने का समय बचा है, क्योंकि उस मुहाने पर हम लोग पहुंच चुके हैं जहां पर अगर एक व्यक्ति संक्रमित होता है तो वो पूरे परिवार को संक्रमित होता है। यहाँ पर मैं उन लोगों की भी गलती मानूंगा जो लोग अंदर एक के ऊपर एक चढ़े हुए थे। मैं मतगणना कक्ष में गया था और वहाँ मैंने देखा था कि सैकड़ों की भीड़ जो है वो अपने अपने प्रत्याशी के लिए, क्योंकि ये प्रधानी का चुनाव अपने लोगों से जुड़ा होता है, अपने गाँव के लोगों से जुड़ा होता है, अपने गाँव की सरकार बनानी होती है और उसके लिए वो वहाँ पर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे, लाइन में खड़े हुए थे। लेकिन सबसे बड़ी गलती प्रशासन की है। जब आप गेट पर, मतगणना गेट पर जब आप एंट्री हुई, आपने तमाम सुप्रीम कोर्ट में इस बात को निर्वाचन आयोग ने कहा और कि इस तरीके के हम कोविड प्रोटोकॉल को पालन करेंगे और इस तरीके से दिशा निर्देश के अनुसार हम मतगणना कराएंगे, लेकिन वो कहीं भी दिखाई नहीं दिया। प्रशासन ने उसे फॉलो नहीं किया। एक बार फिर ये दिखाई दिया कि सरकार कुछ कहती है और प्रशासनिक अधिकारी कुछ और करते हैं। और यहाँ भी यही दिखाई दिया कि गेट पर सिर्फ अकेला टेम्परेचर लिया, थर्मल स्क्रीनिंग की गई, उसके बाद उन्हें अंदर भेज दिया गया। जैसा कि दीपक गोरखपुर से बता रहे थे कि प्रशासनिक अधिकारी बैठे हों चाहे वो पुलिसकर्मी हों, सब गेट पर ही बैठे रहे, सब बाहर बैठे रहे और किसी ने भी जहमत नहीं बचाई। दूर से ही चेक कर लेते थे कि लाइए दिखाइए क्या है, अच्छा ठीक है आई कार्ड, अच्छा ठीक है यहाँ से आप चलिए अंदर चलिए। अंदर जाइए, अंदर कितनी भीड़ इकट्ठी हो रही है, कितनी बैरिकेडिंग आपने कहाँ लगाई है, कितनी सोशल डिस्टेंसिंग है, इसे देखने वाला वहाँ कोई भी नहीं था और जिम्मेदार अधिकारी कुछ नहीं। जब इस सारी तस्वीरें हमारे सामने आई, हमने वहाँ पर जो धरातल की स्थिति थी वो अधिकारियों से अवगत कराया, हमने पुलिस प्रशासन से पूछा, डीएम से पूछा, तो उनका ये कहना था, पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी मुझसे इस बात को कहते हैं कि कोरोना के लॉकडाउन, जो मिनी लॉकडाउन चल रहा है वहाँ पर भी फोर्स तैनात थी, ऑक्सीजन के प्लांटों पर भी फोर्स तैनात है और मतगणना पर भी फोर्स तैनात करनी पड़ी थी। तो ऐसे में इस तरीके की समस्या देखने को मिलती है, लेकिन लगातार वो लोगों को अवगत करा रहे हैं, लोग जागरूक बने और उनका सहयोग करें। लेकिन वहाँ स्थिति ठीक थी नहीं कि लोग जागरूक होते या फिर प्रशासन अगर थोड़ी सी भी सख्ती करता तो शायद या जो कोविड के प्रोटोकॉल है उनको अगर सख्ती से देखता। लेकिन निर्वाचन आयोग को इंटरफेयर करना चाहिए था, जो लेकिन नहीं किया गया। डॉक्टर आशीष, मुझे एक बात बताइए कि जो लोग वहां गए और उन्होंने बताया कि मुझे तो मेरा टेम्परेचर ज्यादा था और मैंने तो आते समय पैरासीटामोल खा लिया और फिर आया हूं, ऐसे लोग समाज के दुश्मन हैं या नहीं? ऐसे लोगों का इलाज क्या है सर? सर देखिए, एज अ डॉक्टर मैं एक्चुअल अगर सिचुएशन बोलूँ तो मुझे एक ये समझाना भी मुश्किल हो जाता है। मेरी क्लिनिक पर भी ओपीडीज़ में भी जो लोग आते हैं वो मास्क तक नहीं पहनते, उनको ये चीज़ समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से आप इनको कुछ भी बोल लीजिए नहीं समझ में आता, पैरासीटामोल खाकर आ गए या और अन्य बहाने भी हो सकते हैं। मैं बाकी पैनलिस्ट को भी सुन रहा था, मुझे एक चीज़ ये समझ में आई है कि कहीं ना कहीं एक तो कोऑर्डिनेशन में गड़बड़ है अभी भी जी। दूसरी चीज़ ये कि हम लोगों को कहीं ना कहीं अभी भी फेल हो रहे हैं ये चीज़ समझाने में कि आपके लिए ये चीज़ कितनी घातक हो सकती है। और ये इलेक्शन उस पर आना, किसी बूथ पर आना प्रैक्टिकल मुझे भी नहीं लगता कि वहाँ पे हर आदमी का RT-PCR हो सकता है या रैपिड एंटीजन टेस्ट हो सकता है। हम इन सारी बातों को छोड़कर आगे ये देखें कि जो गलतियाँ हो गई हम उसको कैसे सुधार सकते हैं। जो कोविड इंफ्रास्ट्रक्चर हमको अब बनाना है आगे और जो उन पेशेंट्स को डील करना है, मुझे लगता है पुरानी बातों को छोड़कर अब उस पर ध्यान देना चाहिए। ओके सर, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। जबकि सारे जितने भी पैनल पे डॉक्टर बैठते हैं वो हमेशा ये कहते हैं सबसे कि डबल मास्क लगाइए, 2 गज दूरी का ध्यान रखिए। डॉक्टर पीके अग्रवाल साहब कुछ बोलना चाह रहे थे सर। मैं ये बोलना चाह रहा था, जैसे चीन में हो रहा है कि अगर जो भी इसका उल्लंघन करता है उनको जेल में ठूस दिया जाता है। जो अधिकारी जिन्होंने उल्लंघन किया, जो अपनी ड्यूटी नहीं कर सके, वो सब जेल में हैं। तो आज देखो ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा एक रेगुलेशन किया है कि भारत से आने वाला अगर कोई भी यात्री कोरोना पॉजिटिव पाएगा तो उसे 5 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा, उस पर 6 लाख का जुर्माना होगा। तो इस प्रकार के कड़े सजा हमें देना होगी, क्योंकि जनता नहीं सुन रही है, वो 2 गज की दूरी और मास्क नहीं पहन रही है। तो इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। अभी प्रशासन को, पुलिस को, लोगों को जब फाइन नहीं लगा रहे, कुछ जेल में कुछ लोगों को डालना चाहिए, नहीं तो ये कंट्रोल नहीं होगा। एक आदमी 40 नहीं 400 लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है और आपके पास संसाधन है नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। तो अभी तो गांव में ही फैलने लगा है। जो
वो है, तो हमें इस समय बहुत ही त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता जी। है। और जो प्रशासनिक अधिकारी जिन जिलों में ज़्यादा गाइडलाइंस का उल्लंघन हुआ है, उसमें जिलाधिकारी को दोषी करार देना चाहिए। ओके, ठीक और है। एक अच्छी बात कह रहे हैं। मैं पूछता हूं अभी कि ये कितना प्रैक्टिकल है सर, लेकिन जो बात आप पहले कह रहे थे कि जुर्माना लगा दीजिए, जुर्माने का प्रावधान तो है ना सर? 1,000 रुपए पहली बार मास्क नहीं लगाने पर, दूसरी बार पकड़े गए तो 10,000 रुपए। कहाँ मानते हैं लोग? नहीं मान रहे हैं लोग। डॉक्टर अजय पवार जी, मैं एक बात समझना चाहता हूं सर आपसे। बहुत प्रैक्टिकल बात है कि संसाधन कम है, बेड नहीं मिल रहा है, उसके बावजूद भी ऐसे लोग हैं जो नहीं मास्क लगाते हैं, जिनको आप कहिए तो कई बार वो लड़ने पर उतारू हो जाते हैं, कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं तो ये आपसे जानना चाहता हूं सर, खुद को कैसे सुरक्षित रखें? क्योंकि जो लोग मास्क लगा रहे हैं, जो लोग 2 गज की दूरी रख रहे हैं, मैं चाहता हूं कम से कम उनके लिए आप कुछ बताइए कि वो कैसे खुद को सुरक्षित रखें, वो बचे रहें कम से कम, जो लोग पालन कर रहे हैं। देखो, 2-3 चीजें तो आप भी जानते हैं कि मास्क लगाना, डबल मास्क लगाना, 2 गज की दूरी रखना और रिपीट अपना हैंड सैनिटाइजेशन करना। आप जितनी बार भी हो सकते हैं अपने साबुन से वॉश के सैनिटाइजेशन अपने पास रखें। और वो कोई दूसरा अगर 2 गज की दूरी नहीं बना रहा तो खुद 2 गज की दूरी बनाए, जितना मिनिमम हो घर से बाहर निकलें, अननेसेसरी घर से बाहर ना निकलें। तो ये चीज बहुत जरूरी, और घर के अंदर रहें, और घर में भी एक सोशल डिस्टेंसिंग, ऐसे नहीं घर में भी पास रहें, और वो प्रैक्टिकली हो सके तो घर में भी थोड़ा दूर रहें, ताकि अगर बाई चांस किसी को हल्का फुल्का कोई ले आया इन्फेक्शन तो वो दूसरे घर में परिवार के लोगों को ना फैले। और अगर जरा सा भी शक हो, फीवर हो, बॉडी एक हो, गला खराब हो, तो तुरंत टेस्ट कराएं। तो ये भी देखा गया लोग बार टेस्ट नहीं करा रहे, ये सोचते हैं कि हल्का फुल्का वायरल है, 2-4 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा। 85% लोगों का ये वायरल फीवर जो कोरोना है, 85% का ऐसे ही 4-5 दिन में ठीक हो जाता है। दिक्कत सिर्फ 15% लोगों की, जिनको अस्पताल में पहुंचने की जरूरत पड़ती है। इनमें से 5% या 4% लोगों को आईसीयू बेड की जरूरत पड़ती है जी। तो ये जो सिस्टम कोलैप्स हुआ सिर्फ 15% की वजह से हुआ कोलैप्स। बताइए जी। मैं लौट रहा हूं आपके पास। दीपक श्रीवास्तव मेरे साथ लगा था। दीपक, आज एक सरकार की नई गाइडलाइन है, एक नया आदेश आया है टीम 9 की बैठक के बाद से। वो कहा गया कि 4 तारीख से बृहद टेस्टिंग चलाई जाएगी, गांव में भी टेस्ट किया जाएगा, एंटीजन टेस्ट किया जाएगा, जिनको सर्दी जुकाम खांसी है उसके लिए भी किया जाएगा। तो अब तो सरकार को लगने लगा था शायद गांव में पहुंच चुका है, इसलिए फैसला लिया गया है, लेकिन ये कितना चुनौतीपूर्ण है, जल्दी से बताइएगा दीपक। देखिए जी, सबसे बड़ी चुनौती तो गांव में ही है। शहर में तो जो अगर किसी के अंदर कोई सिम्टम आ रहा है तो अस्पताल में जाकर के चेक करा ले रहा है, एंटीजन करा रहा है, आरटीपीसीआर करा रहा है, लेकिन गांव में लोग नहीं करा रहे हैं। और यही वजह है कि तमाम जो संक्रमण है ग्रामीण एरिया में ज़्यादा फैल रहा है। अगर हम गोरखपुर की बात करें तो अगर 1000 केस आ रहे हैं तो 600 केस उसमें ग्रामीण एरिया का आ रहे हैं, और यही सबसे बड़ी वजह है कि जो संक्रमण है काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। और अभी तो आज जो काउंटिंग है वो हो रही है, कल तक सारे रिजल्ट आएंगे। और हम अगर 3 दिन के बाद की बात करें तो स्थिति काफ़ी भयावह होने वाली है, क्योंकि तमाम ऐसे लोग जो संक्रमित हैं, जिनको पता है कि वो संक्रमित है लेकिन फिर भी वो टेस्ट नहीं करा रहे हैं, और उनको अगर इस काउंटिंग में वो आए हैं, आज जिस तरह से काउंटिंग हो रही है तमाम जगहों पे, वो दूसरों को भी संक्रमित कर रहे हैं। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से फेल नजर आया अंजित। और अगर 3 दिन बाद की अगर हम बात करें तो स्थिति काफ़ी भयावह होने वाली है। जी चले दीपक, लौट रहे हैं आपके पास। विनीत मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। विनीत, सरकार ने फैसला लिया है कि गांव में भी अब टेस्ट किया जाएगा और बाकायदा इसके लिए तैयारी भी की जा रही। 4 तारीख से इसका आदेश दे दिया गया है। ये बात तो सही है कि गांव में पहुंच गया है, लेकिन आगरा में स्थिति क्या है, आसपास के जिलों में हालात क्या है? क्या गांव तक पहुंच गया है कोरोना? और अगर पहुंच गया है तब तो ये आज जो तस्वीर थी इसके बाद और ज़्यादा भयानक तस्वीर आने वाली है। देखिए अंजित, अगर आगरा की बात करें तो जैसी स्थिति अभी गोरखपुर में दीपक ने बताई है, वैसी स्थिति शायद अभी आगरा में गांव में नहीं है। कुछ केसेस आ रहे हैं, ये माना जा रहा है कि कुछ केसेस आ रहे हैं, वहाँ पर चेक भी किया जा रहा है, लेकिन गांव के लोग क्या है, ज़्यादातर इस बीमारी को भी कहते हैं कि टाइफाइड है, छोटी मोटी दवाइयाँ लेके पैरासीटामोल ली, बुखार की दवाइयाँ ली और अपने आप घर पर बैठ गए, तो वो लोगों को नहीं करना है। लेकिन मैं यहाँ एक सिर्फ 10 सेकंड की एक अपील करना चाहूँगा कि आज जो तस्वीर सामने आई, आज मतगणना में जो गाँव देहात की तस्वीर सामने आई है, वहाँ पर मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो आज मतगणना स्थल में अंदर थे, जो भीड़ में थे, उनसे कहना चाहता हूँ कि अगर 3 से 4 दिन के भीतर आपको कोई भी सिम्टम्स नज़र आते हैं तो न्यूज स्टेट आपसे ये अपील करता है कि आप
सबसे पहले स्थानीय डॉक्टर्स पर जाइए, अस्पताल जाइए, वहाँ अपना चेकअप कराइए और सबसे पहले जो कोविड के जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करते हुए जो दवाइयाँ हैं उनको लीजिए, ताकि आप किसी और को संक्रमित ना कराएं। क्योंकि अब जो संख्या है वो 3 से 4 दिन बाद बढ़ेगी। गाँव का रिजल्ट तो आज आ जाएगा, आज और कल तक लगातार जो गाँव की पंचायत है, जो गाँव की सरकार है, उसके नतीजे तो सामने आ जाएंगे, चाहे वो जिला पंचायत हो, प्रधान हो। लेकिन जो कोरोना के नतीजे हैं वो 3 से 4 दिन बाद आएंगे। तो मेरी लोगों से यही अपील है कि आप घर से अगर जरा से चलिए विनीत, मुझे लगता है कि आपकी अपील को लोग जरूर सुनेंगे और ये आपके हित में है, ये अपील आपके हित में है। जो लोग आज जिन्होंने पालन नहीं किया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुकना कुछ ही पलों के लिए, आगे भी जारी है खबरों का सिलसिला।